थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है, इफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स इट इज नॉट बिकॉज इट इज ए बैड कॉन्स्टिट्यूशन बट बिकॉज आवर फंक्शनरीज हैव फेल्ड इट। ये भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि अगर हमारा संविधान फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो ये इसका कारण ये नहीं है कि हमारा संविधान गलत है, बल्कि इस संविधान को चलाने वाले, लागू करने वाले गलत हैं, वो फेल हो चुके हैं इसको यूज करने में, प्रयोग करने में। तो ये आप एसए के पेपर में या फिर एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हो कोटेशन। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। डेट है आज 3 अगस्त 2021 और ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज के देखो अधिकतर टॉपिक तो रिपीटेड है, ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारे टॉपिक, बस एक एक या दो टॉपिक हैं मोस्टली जो हम डिस्कस नहीं कर चुके हैं, तो वो हम डिटेल से करेंगे, बाकी के जल्दी से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आज का एडीआईपी स्कीम एंड राष्ट्रीय वयोश्री योजना। देखो ये स्कीम अभी इसलिए न्यूज़ में आई है, ऑलरेडी पहले ही ये लॉन्च कर चुका है गवर्नमेंट। अभी क्यों आई है न्यूज़ में? क्योंकि एक सामाजिक अधिकारिता शिविर लगा है। शिविर का मतलब ऐसा है जैसे मान लो तंबू टाक के कुछ सुविधाएं देते हैं ना, जैसे मान लो आंखों का कैंप लगाए, आंखों का चेकअप करते हैं तो शिविर लगा लेते हैं, ऐसा एक सामाजिक अधिकारिता नाम से शिविर लगा। किसने कंडक्ट कराया? ये कराया, ऑर्गेनाइज किसने कराया? आयोजित मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये ऑर्गेनाइज कराया, आयोजित कराया ये कैंप, ये शिविर। किसके लिए कराया? दिव्यांगजन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। दिव्यांगजन मतलब हैंडीकैप्ड, अपंग लोग जिनके हाथ पैर खराब होते हैं या आंख कान कुछ भी खराब होते हैं, ये दिव्यांगजन को सहायता देने के लिए शिविर लगाया। कौन सी स्कीम के अंदर? एडीआईपी स्कीम के अंदर। और सीनियर सिटीजन यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। और कौन सी स्कीम के अंदर? राष्ट्रीय वयस्सरी योजना। तो ये इसलिए शिविर लगाया गया ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको सहायता दी जा सके, और वो स्कीम का नाम है एड्स एंड अप्लायंसेज। ये स्कीम है एडीआईपी स्कीम। इसमें क्या है, जो डिसेबल पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है कि जो डिसेबल पर्सन है यानी कि जो अपंग लोग हैं उनकी सहायता करना, यानी कि अगर वो चल ना सके तो उन्हें व्हील चेयर प्रोवाइड करना, अगर वो सुन ना सके तो उन्हें कान की मशीन देना, ऐसे मॉडर्न अप्लायंसेज वगैरह देना, सहायता देना, ताकि वो फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल अपना विकास कर सकें, यानी कि उनका रिहेबिलिटेशन किया जा सके। तो ये उनकी डिसेबिलिटी को यानी कि अपंगता को कम से कम रिड्यूस किया जा सके, ऐसे सहायता करके, यानी कि व्हील चेयर दे देंगे तो वो चल सकेंगे, जैसे रिमोट वाली चेयर दे दी उस पर बैठ के चल सकेंगे। अगर किसी का पैर खराब है तो उनकी सहायता की जा सके ताकि उनकी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उनको इन्हेंस किया जा सके। तो ये इसका टारगेट है एडीआईपी स्कीम का। इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, लागू कौन करता है इस एडीआईपी स्कीम को? देखो ये एनजीओ के जरिए, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गैर सरकारी संस्था, उनके जरिए, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो, और साथ में अलिम्को एक गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है आर्टिफिशियल लिम्ब। आर्टिफिशियल लिम्ब का मतलब है ऐसे डिवाइसेस, जैसे व्हील चेयर कर दिए, बना दी है, या फिर ये बना रही है कान की मशीन जिसे सुनाई नहीं देता, तो ऐसे ये डिवाइस बनाती है। तो ये तीनों मिलकर इसको लागू कर रहे हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम में, योजना में? इसमें मिलेगा भाई साहब ऐसा पर्सन जो इन नीचे दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन है इंडियन सिटीजन ऑफ एनी एज, किसी भी एज का भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का सिटीजनशिप हो उसके पास, या फिर 40% डिसएबिलिटी, मतलब सिटीजन तो हो ही हो, साथ में और क्या हो, 40% डिसेबिलिटी या मोर, 40% उसका जो बॉडी पार्ट है कोई भी वो डिसेबल्ड है, अपंग है, या उससे ज़्यादा, मतलब उस 40% का सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं भाई साहब डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी चेक करती है हाँ कितनी परसेंट ये अपंग है, डिसेबल है, उसी हिसाब से उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, उसकी मंथली इनकम 20,000 से कम होनी चाहिए। पर मंथ की बात हो रही है, महीने की इनकम 20,000 से कम होनी चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट है, मतलब मान लो 18 साल से कम का बच्चा है और वो कमा नहीं रहा है, या 18 साल से ऊंचा बच्चा है, मतलब बड़ा बच्चा है, वो नहीं कमा रहा है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो फिर उसके पेरेंट्स की इनकम देखेंगे। पेरेंट्स की इनकम 20,000 से पर मंथ कम होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए कोई भी पेरेंट्स या गार्डियन, तब उसे सहायता दी जाएगी। और एक ये कंडीशन है कि पिछले 3 सालों में उसे कोई और असिस्टेंस यानी कि सहायता ना मिली हो कहीं से, इस तरह की। और अगर वो चिल्ड्रन 12 साल से कम उम्र का है तो पिछले 1 साल देखा जाएगा, पिछले 1 साल में उसको कहीं से सहायता तो नहीं मिली है, तब उसको इस स्कीम के जरिए, एडीआईपी स्कीम के जरिए सहायता दी जाएगी।
नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय वैश्वी योजना। इसमें सीनियर सिटीजन को सहायता दी जाती है ठीक इसी तरह की जैसे अपंग लोगों को, डिसेबल्ड जो लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको दी जाती है। सीनियर सिटीजन उनको जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं को दी जाती है। जैसे मान लो किसी का लो विजन है, चश्मा बनवा दिया। डिसेबिलिटी है, किसी प्रकार की हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनाई नहीं देता, कान की मशीन दे दी। लॉस ऑफ टीथ, दांत सारे गिर गए, दांत चढ़वा दिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, व्हील चेयर दे दी, चलने के लिए, चला नहीं जा रहा किसी पे, तो ऐसी सहायता इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिवाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं इन्हें, फ्री ऑफ कॉस्ट डिवाइस दिए जाते हैं ताकि वो उनकी बॉडीली फंक्शन हो सके, मतलब अपनी बॉडी को मूव कर सकें। इसमें फंडिंग कहाँ से आती है स्कीम में? इसमें आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सारा पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और लागू भी कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उन्हें दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती हैं, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा लगाती हैं और उसका एक्सपेंडिचर उठाती हैं और लागू भी वही करती हैं, लेकिन इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। पैसा सारा खर्चा जितना भी हो रहा है वही दे रही है। कहाँ से आ रहा है पैसा? सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड है एक, इस फंड से पैसा आता है स्कीम को लागू करने के लिए। जो भी बेनिफिशियरी हैं, मतलब जिसको लाभ देना है, उसको आइडेंटिफाई कौन करेंगे? मतलब ये कौन कहेगा कि इस आदमी को मिलना चाहिए? उसे आइडेंटिफाई करेंगे राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन। जो यूनियन टेरिटरी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट उन्हें आइडेंटिफाई करेगी, फिर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता देगी। और इसमें एक और है कि अगर मान लो जो भी बेनिफिशियरी आप ढूंढ रहे हो, कम से कम ऐसा होना चाहिए कि एज फार एज पॉसिबल, जितना भी संभव हो सके, कम से कम 30% बेनिफिशियरी महिला होनी चाहिए सारी डिस्ट्रिक्ट में। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप सहायता दे रहे हो, मान लो 100 लोगों को, तो उसमें से 30 महिलाओं को सहायता दोगे कम से कम। तो ये इसमें एक ये लक्ष्य भी है इसका। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंडिया चाइना एस्टेब्लिश हॉटलाइन इन नॉर्थ सिक्किम। देखो सिक्किम में, सिक्किम आप जानते हो कहाँ पे? ये अपना हिंदुस्तान है और ये है सिक्किम। सिक्किम के ये वाला नॉर्थ वाला इलाका, इसमें क्या है? अभी हॉटलाइन, हॉटलाइन बनाई है। हॉटलाइन का क्या मतलब है? ये हॉट का मतलब गर्म, लाइन का मतलब पंक्ति, गर्म पंक्ति नहीं भाई साहब, गर्म पंक्ति नहीं है ये, तो इसकी ऐसे साधारण मीनिंग हो गया। हॉटलाइन का मतलब होता है कि जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपातकालीन स्थिति आ गई, उस केस में यहाँ पे फ़ोन लाइन होगी, फ़ोन नंबर होगा, एक दूसरे कंट्री के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से फ़ोन पे बात कर सकेंगे, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से और चाइना के प्रेसिडेंट से। तो ये है हॉटलाइन। तो कहाँ पे ये जगह आपको याद रखनी है? सिक्किम में कोंगराला, नॉर्थ सिक्किम में कोंगराला नाम से एक जगह है, वहाँ पे सेटअप किए। और तिब्बत में, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, तो वहाँ पे खाम्बाजोंग, खाम्बाजोंग रीजन में ये सेटअप किए। तो ये खाम्बाजोंग, ये मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ ले, या कोंगराला कहीं पे मैच द फॉलोइंग में पूछ ले, दोनों आपको याद रखने हैं। कोंगराला सिक्किम में, खाम्बाजोंग कहाँ पे? तिब्बत में। तो ये हॉटलाइन क्या होती है? डायरेक्ट फोन लाइन होती है, जिसका स्पेसिफिक पर्पज यही होता है कि इसका इमरजेंसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में बात कराई जा सके, दोनों के बीच में, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और प्रेसिडेंट चाइना के। एट प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे अभी हॉटलाइन है? देखो इंडिया चाइना के लिए 2 मिलिट्री हॉटलाइन बनाई हुई है, वो लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में। लद्दाख आप जानते हो कहाँ पे? ये वाला इलाका है हमारा लद्दाख। तो यहाँ पे सेटअप की गई है, कहाँ पे? चुसूल में और दौलत बेग ओल्दी, यहाँ पे सेटअप की जा चुकी हैं। तो चुसूल और दौलत बेग ओल्दी भी आपको याद रखना लद्दाख में, और वो दोनों भी याद रखने आपको, ये वाले रीजन कोंगराला और आपका खाम्बाजोंग, ये तिब्बत में और वो सिक्किम में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये एक सेंटर है, आप सबको पता है, हमने एक स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा था असम मिजोरम बॉर्डर के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली आज भी डिस्कस करेंगे, आज फिर से न्यूज़ में है। तो ये असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, जैसे असम और मिजोरम के बीच में विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है बॉर्डर को लेके। तो ये बॉर्डर को जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसको लेके अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इससे कहा भाई साहब आप परमानेंट सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए आप बाउंड्री लाइन क्या है? सैटेलाइट इमेज से डिफाइन करो। मतलब ये सेंटर क्या है? सैटेलाइट से इमेज आती हैं, उनको पता लगाता है, जैसे ये कि यहाँ पता लगाएगा, डिफाइन करेगा कि कहाँ तक मिजोरम की बाउंड्री है और कहाँ तक असम की बाउंड्री है। तो ये सही से पूरा डेटा पता लगाओ, ये इससे कहा है। तो ये है क्या? नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 2005 में सेटअप किया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस का? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इनके अंदर ये काम करता है। मतलब जॉइंट इनिशिएटिव है ये इनका। इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, ये कहाँ पे सेटअप है? शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में सेटअप है ये सेंटर।
और ये सहायता करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, मतलब रीजन में स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके सैटेलाइट इमेज से देखता है कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ से रोड जा सकता है, कहाँ से रेलवे जा सकती है। ये कुछ एडवाइजरी देता है किसी को भी, गवर्नमेंट को, राज्य को, सरकार को, या फिर स्टेट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इससे यही बोला है कि भाई साहब आप बाउंड्री डिफाइन करने के लिए कुछ इमेज प्रोवाइड करो, तो इसलिए न्यूज़ में आया ये सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक है पुलिस स्टेशन मस्ट डिस्प्ले लीगल एड इन्फो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है यू ललित, इन्होंने बोला है कि हर एक पुलिस स्टेशन में, जो भी पुलिस थाना होता है उसमें आप डिस्प्ले पे लगाओ, जैसे एक डिस्प्ले होती है कोई भी, मान लो टीवी जैसी डिस्प्ले, उस पर लीगल एड के बारे में इंफॉर्मेशन दो। लीगल एड ये क्या है? लीगल एड ये है भाई साहब, जो गरीब आदमी होते हैं ना उनके लिए क्या है, एक एक्ट बनाया 1987 के लगभग, जिसका नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये एक्ट बनाया, इसके थ्रू ये एक अथॉरिटी भी बना दी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये बना दी। इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी कौन है? ये ललित हैं, यू ललित इसके चेयरमैन है। इन्होंने बोला है कि हर एक पुलिस स्टेशन में ये लीगल एड का डिस्प्ले लगाई जाए, लीगल एड की। ये इस एक्ट के जरिए, जो ये एक्ट बनाया था ना लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, तो इसके जरिए ये था कि हर एक गरीब आदमी को जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, मान लो किसी के खिलाफ केस चल रहा है और वो एडवोकेट यानी कि लॉयर हायर नहीं कर सकता, वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए, तो उसको वकील दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये स्कीम थी, ये इस एक्ट के जरिए ये इनेबल कराना था, इंश्योर कराना था ऐसे गरीब लोगों को। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें फ्री में लॉयर भी मिल सकता है सरकार की तरफ से। तो ये आप हर एक पुलिस स्टेशन में ऐड लगाओ, लीगल ऐड, मतलब एक तरह से डिस्प्ले लगाओ। एक डिस्प्ले होगी इतनी बड़ी टीवी की तरह, उसमें पता होगा कि जो भी मान लो पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज कराने आ रहा है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप वकील हायर नहीं कर सकते, लेना चाहते हो, तो आप हमें बताइए, हम आपको वकील उपलब्ध करा के देंगे, ऐसी डिस्प्ले में कुछ लगाएंगे। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो हमारे लिए जानना जरूरी है नालसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में प्री में, तो वो कैसा क्वेश्चन पूछा था वो हम करेंगे, इसलिए ध्यान से आप इसको पढ़िए, अच्छे से देखिए। देखो नालसा क्या है, कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, मतलब बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया था 1987 में। तो ये जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, किसी भी धर्म के, किसी भी जात के हों, किसी भी जाति के वीकर सेक्शन, कमजोर आदमी, पुअर पीपल हों, उनको फ्री लीगल सर्विस दी जाएगी, मतलब फ्री में वकील प्रोवाइड किया जाएगा, एडवोकेट, ताकि उन्हें जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। इसलिए क्या कि उन्हें न्याय दी जाए, न्याय दिया जाए कि उनकी इकोनॉमिक रीजन से या कोई अदर डिसेबिलिटी से ऐसा ना हो कि लोग वकील हायर ना कर सकें तो वो न्याय से वंचित रह जाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर लोग तो वकील हायर कर लें केस लड़ने के लिए, गरीबों के पास कोई उपलब्ध ना हो कोई फैसिलिटी। तो इसलिए ये चलाया गया ये सिस्टम इस एक्ट के जरिए। तो यानी कि जो ये नालसा का ऑफिशियल न्यूज़लेटर होता है, एक तरह से न्यायदीप होता है। न्यायदीप का मतलब है जस्टिस, दीप का मतलब आप जानते हो दीपक। दीपक को क्या बोलते हैं बताओ? दिया जो जलता है ना, दिवाली पे जलाते हैं। तो न्याय दीपक एक तरह से न्यायदीप की तरह काम करता है, जिसके जरिए जो एक्ट है ये नालसा एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसके जरिए ये भी लाया गया सिस्टम कि डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएंगी, बनाई जाएंगी। लोक अदालत के बारे में हम स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लोक अदालत क्या है, बनाई जाती हैं ताकि कोर्ट में जाने के बजाय लोक अदालत जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे बनाई जाती हैं। उनमें एक जज होता है, कुछ अथॉरिटी होती है, और जहाँ पे जैसे मान लो डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ है दो पार्टी के बीच में, किसी दो आदमियों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, तो वो सुलझाया जाता है, सेटलमेंट कराया जाता है, कंप्रोमाइज़ किया जाता है उनका। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं हम। देखो सेक्शन 3 क्लाउज 2 के अंदर, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो पैटर्न इन चीफ होते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के। और जो इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, चीफ जस्टिस के बाद वाले जज, उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं इसके नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के। और स्टेट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे? देखो स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, वो डायरेक्शन दे सकती है किसी को भी, पुलिस को भी या किसी अथॉरिटी को दे सकती है। या नालसा जो डायरेक्शन देता है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है सेंट्रल लेवल पे, वो जो डायरेक्शन देती है, उनकी डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस को या किसी लोक अदालत को वो कंडक्ट करा सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, लोक अदालत बनाएंगे ताकि डिस्प्यूट को आसानी से सुलझाया जा सके।
और जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है इसके हेड कौन होते हैं? जो हाई कोर्ट होता है ना स्टेट में, उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके पैटर्न चीफ होते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होगी। स्टेट में तो एक होगी, एक सेंट्रल लेवल पे होगी, और एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ज़िले में होगी। और ये चेयर कौन करेगा इसको, मतलब इसका चेयरमैन हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट में जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज इसके चेयरमैन होंगे इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। तो यही है इसमें। अब ये जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या दिया है इस लीगल एड के रिगार्डिंग। हमारे संविधान में डीपीएसपी में आर्टिकल 39A जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो ये कहता है कि स्टेट ये करेगा, सिक्योर करेगा कि हर एक आदमी को जो पुअर सेक्शन का है, जो वकील हायर नहीं कर सकता, उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी जस्टिस के लिए बराबर का मौका दिया जाएगा कि उसे न्याय मिले। तो फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 39A, यानी कि उन्हें जस्टिस सिक्योर किया जा सके और किसी भी सिटीजन को इकोनॉमिक रीजन या अदर डिसेबिलिटी के कारण जस्टिस ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल इंसर्ट किया था, आर्टिकल 39A कौन से संविधान एक्ट से संविधान संशोधन किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd नंबर का 1972 में तब जोड़ा गया, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारा संविधान उसमें नहीं था। तो यही था इसके बारे में। अब देखो वीकर सेक्शन को दिया गया इसमें कि जो कमजोर वर्ग के हैं, वीकर सेक्शन यानी कि गरीब लोग हैं, कोई भी धर्म जाति के किसी के भी, उनको दिया जाएगा लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू वकील या सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग अब आपको एक क्वेश्चन करना है जो यूपीएससी 2020 प्री में पूछा था, ये वाला क्वेश्चन था भाई साहब। अब आप बताओ, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन? हमारे देश के कौन से तरह के नागरिक को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है लीगल सर्विस अथॉरिटीज के द्वारा? आपको ये बताना है कौन कौन से इसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। देखो अगर आपका थोड़ा ये धुंधला दिख रहा होगा आपका, तो सेटिंग में जाइए आप, जैसे यूट्यूब जो चल रहा है आपकी स्क्रीन, यहाँ 3 बिंदी सी होंगी, 3 बिंदी के ऊपर क्लिक करोगे, सेटिंग आएगी, सेटिंग में जाओगे, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे होगी, आप उसकी जो पिक्सल होता है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मान लो 240 पे होगा आपका 240p, उसे आप 360p पे करोगे तो अच्छा साफ दिखाई देने लगेगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है। पहली कह रही है ऐसे पर्सन को दी जाएगी सहायता जिनकी एनुअल इनकम, मतलब जिनकी सालाना इनकम कितनी है, 1 लाख से कम है। ऐसे ट्रांसजेंडर, यानी कि ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़े हैं, कोई मान लो अपना जेंडर चेंज करा लिया, किसी ने लड़का था लड़की बन गई, लड़की था लड़का बन गया, चेंज करा लिया, ऐसे को बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है उनको दी जाएगी ये सर्विस। या फिर मेंबर ऑफ ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लास के मेंबर हैं, कोई भी आदमी है ओबीसी में आता है, उसकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, उसको दी जाएगी। ऑल सीनियर सिटीजन, जितने भी 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग, सबको सहायता दी जाएगी। तो किस किस को सहायता दी जाएगी ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। आपका ऑप्शन है 1 2 3 2, तो मतलब 3 4 2 3 या फिर 1 4। बताइए भाई साहब। देखिए अभी मैंने बात की थी कि वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, अब आप बताओ ऑल सीनियर सिटीजन, इसमें तो भाई साहब अंबानी मान लो बूढ़ा हो गया, उसकी 60 साल से उम्र है, उसके माँ बाप हैं, क्या उनको दी जाएगी लीगल सर्विस एड? बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो इसे तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, हटाओ इसे, जहाँ 4 है हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, अब इसमें आ गया, यानी कि दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो ट्रांसजेंडर हैं जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है वो तो बिल्कुल सही है। अब आपको पहले और तीसरे में से हटाना है। अब मैंने बात की थी वीकर सेक्शन की, और इसमें सिर्फ लिखा हुआ है वीकर सेक्शन। वैसे हर एक स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपको हर एक स्टेट के क्राइटेरिया पढ़ने को बैठोगे आप? बताओ, इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। हर एक स्टेट के नहीं पढ़ सकते कोई भी, चाहे कोई यूपीएससी का चेयरमैन भी पेपर दे रहा हो उसको भी नहीं पता होगा कि हर एक स्टेट का क्राइटेरिया क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से किए जाते हैं। अब आप बताओ इन दोनों में से किसको निकालोगे? 3 लाख से कम इनकम है या 1 लाख से कम है, कौन सा ज़्यादा गरीब दिखाई दे रहा है आपको? गरीब कौन दिखाई दे रहा है बताओ भाई साहब? जिसकी 1 लाख से कम एनुअल इनकम है वही तो गरीब दिखाई दे रहा है आपको। 3 लाख से कम है, चाहे ओबीसी का किसी भी कैटेगरी का, एससी एसटी का, क्या मतलब है? इसमें तो पुअर होना चाहिए, सिर्फ पुअर लिखा है इसमें। तो फिर क्या बात होगी, कौन कम होगा? 1 लाख वाला। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 2। कहाँ पे 1 और 2? ए पे आ गया आंसर। बस इतना करना था आपको। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं ऐसे, जिन्हें आप सिर्फ कॉमन सेंस से कर सकते हो, कॉमन सेंस से। जरा सी आप में अकल है ना,
अगर आपने यूज की हो कहीं पे गलती से, अकल हो, तो वो ऐसी यूज करके आप कर सकते हो। समझ गए हो आप? अकल तो खैर आप में है, मजाक कर रहा हूँ यार। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान फाइनलाइजेज बिल टू ग्रांट न्यू स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान। ये जो बल्तिस्तान का रीजन है, गिलगित बल्तिस्तान, इसको अभी देखो कोई अलग एक रीजन है, पाकिस्तान ने अपना राज्य का दर्जा नहीं दे रखा, राज्य प्रोविंस का दर्जा नहीं दे रखा। अब इसे प्रोविंस का दर्जा देने जा रहा है पाकिस्तान। पहले इसकी हम देखेंगे लोकेशन कहाँ पे। ऑलरेडी वैसे हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। ये अपना हिंदुस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट दिखाई दे रहा है। अब दो हिस्सों में बांट दिया 5 अगस्त 2019 से, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है और ये लद्दाख का पार्ट है। समझ गए? अब आते हैं इस मैप पे। इस वाले पार्ट को तो छोड़ ही दो। ये चाइना है ना हरामखोर, उसने ये कब्जा कर रखा है, कैप्चर कर रखा है। इसको अक्साई चीन बोलते हैं। मतलब जब चाइना और इंडिया का वार हुआ था ना 1962 में, चाइना यहाँ तक आ गया था, यह हड़प लिया, और ये इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये चाइना के हिस्से में है, जम्मू कश्मीर का ही पार्ट। समझ गए? अब आते हैं, अब जिसकी बात हो रही है, ये वाला हिस्सा जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा है आपका, एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ। ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा की बात हो रही है। ये है पीओके हमारे लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिंदी में लिखा रहता है। तो ये वाला हिस्सा क्या है? अभी हमारे इंडिया ने जब ये स्पेशल स्टेटस हटाया था, 370 हटाया था, तो ये वाला हिस्सा पूरा किस में है? जम्मू कश्मीर का पार्ट बना दिया, यूनियन टेरिटरी। और ये वाला हिस्सा, ये लद्दाख का पार्ट है, सारा लद्दाख का। अब बात क्या है कि ये आप सबको पता है पीओके किसके कब्जे में? पीओके किसके कब्जे में बताओ? ये है भाई साहब पाकिस्तान के कब्जे में। तो ये वाला हिस्से को पाकिस्तान ने नाम दिया हुआ गिलगित बलिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान इसका नाम है। और ये पीओके है, ये पीओके है। वैसे तो हम सबको पीओके मानते हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा ये बांटा, तो ये पीओके हमने जम्मू कश्मीर में रखा है और गिलगित बलिस्तान लद्दाख में रखा है। तो ये वाला पार्ट है जो गिलगित बलिस्तान बल्तिस्तान, ये वाला पार्ट इसने स्पेशल मतलब प्रोविंस बना रहा है इसे टेम्परेरी पर्पज के लिए, मतलब प्रोविजनल प्रोविंस। प्रोविजनल का मतलब है अभी परमानेंट प्रोविंस नहीं बना रहा है इसे, प्रोविजनल का मतलब है टेम्परेरी प्रोविंस, राज्य का दर्जा दे रहा है पाकिस्तान। तो इसलिए न्यूज में आया इसको। अभी पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं। पाकिस्तान में राज्य को प्रोविंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हमारे यहाँ स्टेट बोलते हैं। वैसे तो दोनों इंग्लिश के सही है वर्ड, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट वर्ड यूज करते हैं शब्द, और वहाँ पे प्रोविंस यूज करते हैं पाकिस्तान में। तो अभी देखते हैं क्या न्यूज है। पाकिस्तान अथॉरिटी ने फाइनलाइज किया है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसको क्या है, प्रोविजनल प्रोविंशियल का स्टेटस दिया जाएगा। अभी ये प्रोविंशियल स्टेटस इस पर नहीं है। सुप्रीम अपेलेट कोर्ट है जो यहाँ पे, उसने प्रपोजल रखा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको अबोलिश किया जाएगा। मतलब सुप्रीम अपेलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान प्रपोजल में ये रखा है, जो अभी गिलगित बल्तिस्तान में सुप्रीम अपेलेट कोर्ट बनाया हुआ है एक इस रीजन का, गिलगित रीजन का, तो इसको अबोलिश किया जाएगा, हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और इस रीजन का जो इलेक्शन कमीशन है, जो यहाँ पे इलेक्शन कराता है, उसके इलेक्शन कमीशन को मर्ज कर दिया जाएगा पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साथ, मतलब मिला दिया जाएगा। यानी कि इसे प्रोविंस का दर्जा दिया जा रहा है टेम्परेरी पर्पज पे, प्रोविजनल लेवल पे। अभी करंट स्टेटस क्या है? अभी देखो ऑटोनॉमस रीजन है, ये अपने लिए खुद ये कानून नियम रूल्स वगैरह बनाता है। यानी कि ये सुप्रीम अपेलेट कोर्ट था, इसका अलग से इलेक्शन कमीशन था, इसका इलेक्शन अलग से कराता था, लेकिन अब सब कुछ पाकिस्तान कराएगा। यानी कि पाकिस्तान 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर रहा है इसको। बलूचिस्तान, खीबर पख्तूनख्वा, ये पंजाब और सिंध, ये 4 प्रोविंस हैं अभी पाकिस्तान में। अब 5वां हो जाएगा ये वाला। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया कह चुका है पाकिस्तान को कई बार कि भाई साहब जम्मू कश्मीर का अभंग पार्ट है, मतलब अभिन्न पार्ट है, इसको हटाया नहीं जा सकता। यूनियन टेरिटरी, इंटायर यूनियन टेरिटरी ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसी का पार्ट है ये गिलगित बल्तिस्तान भी। तो हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का इंटीग्रल पार्ट है, ये आंतरिक हिस्सा है, और ये इररिवोकेबल एसोसिएशन है, मतलब इसे हटाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ भारत का अभिन्न अंग है और इंटीग्रल पार्ट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इंडिया की पोजीशन ये है। गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमने ऊपर देख ही लिया है। बॉर्डर कौन सा कंट्री लगाता है? चाइना, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है इससे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये बाउंड्री है जो इसकी शेयर करता है। अभी जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है
प्रेजेंटली वो तब का है जो 4 नवंबर 1947 में था, यानी कि पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया था इस पर। पाकिस्तान की कुछ आर्मी के लोग आए थे, ट्राइबल लोग आ गए थे, हमला कर दिया था। ये हमने सारी स्टोरी पढ़ी थी पीओके के बारे में, जब हमने एक अलग लेक्चर में पढ़ी थी, आपने पता होगा। पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। देखो जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो ये कश्मीर क्या है, अलग रह गया था। मतलब इसने के राजा था हरी सिंह, उसने कहा था हम अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट, हमारा अलग से कंट्री होगा देश। लेकिन इसने ये शर्त रखी थी अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम इंडिया की तरफ मिल जाएंगे, और इंडिया हमला करेगा तो पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया आज़ादी के बाद ही, तो ये इंडिया के साथ मिल गया। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक डॉक्यूमेंट का नाम है, डॉक्यूमेंट का नाम है भाई साहब, कागज़ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया और ये भारत का हिस्सा बन गया। तो भारत ने फिर आर्मी भेजी वहाँ से, और फिर क्या हुआ, जो भारत ने आर्मी भेजी तो यहाँ पे लड़ाई हुई। तो उसके बाद से ये क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस पर 4 नवंबर 1947 से। वो किस लिए कर रखा है, कब तक है, क्या स्टेटस है, वो आगे भी देखेंगे हम। जो यहाँ से क्या है, जो ये रीजन है हमारा, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो ये वाला पार्ट है पीओके का, यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी निकलता है। मतलब चाइना इस वाले रीजन को क्या है, चाइना पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर रहा है रोड रेलवे के जरिए, तो इसी को बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन इंडिया इसको अपोज कर रहा है, इंडिया ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि भाई साहब इंडिया के हिस्से से निकल रहा है और इंडिया से पूछा भी नहीं, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान के कब्जे में कैप्चर कर रखा, तो पाकिस्तान से पूछा है, तो इसलिए इंडिया ने इसको अपोज किया है। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस रीजन का, यानी कि पाकिस्तान ने कब्जा है अभी इसका। पाकिस्तान ने जो रिजोल्यूशन था 18 अप्रैल 1949 का यूनाइटेड नेशन का, उसको मानने से इनकार कर दिया था। ये रिजोल्यूशन क्या था, देखो जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, आर्मी भेजी इंडिया ने, तो इंडिया की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही थी, इंडिया की आर्मी हावी हो रही थी पाकिस्तान की आर्मी पे, तो इसे पीछे भगा रहे थे, करते करते आगे वहाँ पे जो आपका हिस्सा अभी ये है ऊपर, जो हमने मैप देखा था, ये मैप देख लो आप, ये वाला हिस्सा है, यहाँ तक आ गए। तो नेहरू जी गए यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान भाई साहब कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसे आप छोड़िए। लेकिन पाकिस्तान ने माना नहीं, पाकिस्तान ने नहीं माना। ये पाकिस्तान से बोला था कि आपको वापस जाना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, प्लेबिसाइट कराना चाहिए। प्लेबिसाइट होता है जनमत, एक तरह से प्लेबिसाइट हो गया। प्लेबिसाइट कहने का मतलब ये है, लोग उस पर वोट कराई जाएगी, जो लोग चाहेंगे वहीं, अगर लोग चाहेंगे पाकिस्तान में मिलाएगा ये हिस्सा तो पाकिस्तान में मिलाया जाएगा, इंडिया में मिलाया जाएगा तो इंडिया की तरफ, मगर मान लो वो करेंगे कि वोटिंग, तो इंडिया की तरफ मिलाया जाएगा। तो ये कहा था यूनाइटेड नेशन ने, लेकिन पाकिस्तान ने माना नहीं। फिर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि सीज फायर करो भाई साहब। फिर सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, सीज फायर करा दिया यूनाइटेड नेशन ने कि जैसी सिचुएशन जहाँ पे है, मतलब जिसकी आर्मी जहाँ पे है वहीं रुक जाओ, अब युद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्मी यहाँ तक आ गई थी पाकिस्तान की, तो यहाँ ही तक रुक गए, और यही सिचुएशन है अभी तक, पाकिस्तान यहीं पे रुका हुआ है और अभी भी इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है, कुछ यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ करता रहता है पाकिस्तान। तो अभी स्टेटस यही है इसका। जो गिलगित बल्तिस्तान है, उनकी बिना कंसेंट के अभी ये रीजन कहाँ पे है, पाकिस्तान के कब्जे में है। अभी 60 ईयर हो गए हैं तब से लगभग, और ज़्यादा ही। ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है इस रीजन का कोई, पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान अभी इसे अपना प्रोविजनल प्रोविंस डिक्लेयर करने जा रहा है, तो इसलिए न्यूज़ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। देखो इसके बारे में आपको डिटेल से जानना तो अलग से लेक्चर बना हुआ है, वो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में होगा, आप देख सकते हो। अभी सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में इसलिए आया, चीफ मिनिस्टर है असम और मिजोरम के, उसने कहा कि भाई साहब जो बॉर्डर पे ये एक दूसरे की पुलिस जो कर रही है ना, गोला बारूद झगड़े कर रही है, डिस्प्यूट कर रही है, इसको रोका जाए, इस टेंशन को कम किया जाए। इंसिडेंट क्या है, 26 जुलाई को फायर हुई एक दूसरे असम और मिजोरम के बीच में। यहाँ पे कुछ एक पुलिस वाला, कुछ लोग और सिविलियन की मतलब डेड हो गई, और 60 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए यहाँ पे, मतलब इंजर्ड हो गए, उनके साथ दुर्घटना हो गई। और असम क्या क्लेम करता है एक साइड में कि हमारा हिस्सा है, और मिजोरम क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है। दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट चलता रहता है। ओरिजिन कहाँ से होता है, देखो असम और मिजोरम का बॉर्डर लगता है 164.6 किलोमीटर का, और दो एग्रीमेंट हुए थे अंग्रेजों के ज़माने में। एक तो 1875 का नोटिफिकेशन निकाला अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तब, और एक 1933 है ये, 1933 का निकाला। तो इसमें क्या है कि मिजोरम क्लेम करता है कि जो एक एक्ट बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, इसके थ्रू एक 1875 में नोटिफिकेशन निकाला, एक
डॉक्यूमेंट निकाला, उसमें कहा कि मिजोरम का हिस्सा ये रहेगा, असम का ये रहेगा। बाद में फिर एक और निकाला 1933 में, फिर दोबारा से दोनों की बॉर्डर लाइनें डिफाइन की। मिजोरम को पहले लुसाई हिल्स बोला जाता था, लुसाई हिल्स। तो मिजोरम तो कहता है कि भाई साहब जो ये वाला नोटिफिकेशन है पहले वाला हम इसको मानेंगे, असम कहता है जो बाद वाला हम इसको मानेंगे। असम इसलिए कहता है असम को ज़्यादा एरिया मिलता है इस वाले नोटिफिकेशन को मानने से 1933 को, और मिजोरम अगर इसको मानता है 1875 को, तो इसमें मिजोरम को ज़्यादा रीजन मिलता है, हिस्सा मिलता है, ज़मीन मिलती है। तो ये है सारा डिस्प्यूट। देखो डिटेल में जानना तो वो वाला लेक्चर देखना आप, इसमें हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो ये है मिजोरम और ये है असम का पार्ट। तो इसमें जो ये वाली डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर की 1 2 3 ये वाली, और ये वाली बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट है ये वाली, तो इनमें डिस्प्यूट होता रहता है। ये है आपकी काचर, और ये है आपकी हेलाकांडी, और ये है आपकी करीमगंज। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट है ये वाला वेरिंगते, और ये वाला है, ये तो आइजोल है यहाँ पे, और ये है आपका ये वाला हिस्सा कोलेसेब, और ये है मामित। ये डिस्ट्रिक्ट में होता रहता है। असम कहता है हमारी डिस्ट्रिक्ट है ये वाला पार्ट, और मिजोरम मतलब यहाँ तक अपना हिस्सा लेना चाहता है, पूरा यहाँ तक कहना चाहता है असम तो। लेकिन जो ये मिजोरम है, देखो ये वाला पार्ट हम इसे पहले ही रेज कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। ये ख़त्म हो गई, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। ये असम तो क्लेम करता है अपना यही वाली बाउंड्री, और ये मिजोरम बोलता है कि ये वाला हिस्सा हमारा है, क्योंकि जो 1875 का नोटिफिकेशन था ये वाला हिस्सा इसके अंदर था। तो ये सारा डिटेल में जानना तो आपको वो वाला लेक्चर देखना। तो इन बॉर्डर एरियाज़ पे बस इनका डिस्प्यूट चलता रहता है। इससे इम्पैक्ट क्या होता है, देखो 26 जुलाई से ये इंसिडेंट चल रहे हैं, कुछ घटनाएं। इससे नेशनल हाईवे नंबर 306 है ये रुक गया है, कुछ यहाँ पे रेलवे लाइन है वो इफेक्ट हुई है यहाँ पे। अभी करने की क्या ज़रूरत है, देखो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल सकता है, मतलब फ्रेंडली सॉल्यूशन निकाल सकता है। और यहाँ पे क्या है, सीआरपीएफ जो फोर्स है वो बढ़ाई जाए उसकी पेट्रोलिंग, ताकि यहाँ पे क्या है, ये आपस में दोनों की पुलिस लड़े ना, लड़ाई झगड़ा ना हो। और क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या है, जो भी सेंसिटिव मैसेज वगैरह यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं उनको अवॉइड किया जाए, ताकि सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट ना करे। तो दोनों के बीच में सुलझाना चाहिए, कंप्रोमाइज़ कराना चाहिए इस तरह से। तो ये कुछ किया जा सकता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये आईटी एक्ट है हमारा 2000 का, इसका सेक्शन 66A है। ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ये रिपील कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके केस अभी भी दर्ज किए जा रहे थे इस सेक्शन के अंदर। रिपील कर दिया मतलब रिमूव कर दिया, हटा दिया, फिर भी पुलिस वाले केस दर्ज कर रहे हैं इस सेक्शन के अंदर। अब ये है नहीं, ये अपराध है नहीं, जो इसके अंदर अपराध था वो अपराध है ही नहीं, अब क्राइम नहीं है, फिर भी दर्ज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा, फटकार लगाई कि भाई साहब ये हटा दिया सेक्शन, फिर भी पुलिस वाले दर्ज कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। गवर्नमेंट से बोला, अब यही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि भाई साहब हमने इन्फॉर्मेशन फैला दी है, सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जो आपने श्रेया सिंगल केस में कहा था ना, ये सेक्शन 66A आपने हटा दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हमने सारे देश में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, सारे पुलिस स्टेशन में, कि ये सेक्शन हटा दिया गया है, इसके थ्रू आप कोई भी केस दर्ज ना करो किसी आदमी पे। तो ये क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हटा दिया था। और जो ये पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है ये स्टेट सब्जेक्ट हैं, मतलब इन पे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो 2015 का जो जजमेंट था सेक्शन 66A का हटाने का, तो ये ड्रैकोनियन डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए इसको हटा दिया था। ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मतलब जो कानून को बनाए रखती हैं, जैसे कोई भी एजेंसी हो गई, ईडी हो गई या निया हो गई या पुलिस हो गई, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं कानून को एक तरह से पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखती हैं, स्टेबिलिटी लाती हैं, ये सारी मिलके इस जजमेंट को कंप्लाई करें, ये कहा गया था, इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन हुआ क्या, 5 जुलाई को ये देखा गया, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से शॉक हो गया, मतलब अचंभित हो गया, शॉक हो गया कि सेक्शन 66A हटा दिया 6 साल पहले, फिर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। 745 केस तो भाई साहब कोर्ट में चल रहे हैं, पेंडिंग पड़े हैं। अब एक बात सोचो, पुलिस वालों को तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन कोर्ट के जज को तो पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया इसको, फिर भी उस पर ट्रायल चल रहे हैं, पेंडिंग पड़े हैं केस। ये 11 स्टेट्स में ऐसा देखा गया। तो ये सेक्शन 66A है क्या, देखो ये था, कोई भी मान लो ऑफेंसिव मैसेज भेजेगा, ऑफेंसिव का मतलब है आपराधिक, जो किसी को ठेस पहुंचाता हो, ऐसा मैसेज भेजेगा फ़ोन से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, किसी से भी ऑनलाइन, उसको क्या है, सज़ा हो सकती है 3 साल की। लेकिन ये पुलिस को डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो
ये ऑफेंसिव की डेफिनेशन क्या है, ये डिफाइन नहीं की गई कि ऑफेंसिव किस मैसेज को समझा जाएगा और किसी को नहीं, तो ये डिफाइन नहीं किया होता है इस सेक्शन 66A में। ये पुलिस का डिस्क्रेशन नहीं था, अगर पुलिस को लगता है ये ऑफेंसिव है गिरफ्तार कर लेती थी, तो इसलिए इसको हटाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल जो 19(1) सब क्लाउज ए है, इसका उल्लंघन है, वॉयलेशन है हमारे राइट टू फ्री स्पीच का, तो इसलिए हटा दिया। क्योंकि अगर आपको 19(1) पे रेस्ट्रिक्शन लगानी है, रोक लगानी है, तो उसी के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर ही क्लाउज 2 के अंदर कुछ एक्सेप्शन दिए गए, कुछ रेस्ट्रिक्शन दी गई हैं, उनके अगर उनका कोई वॉयलेशन करता है तो आप इस पर रोक लगा सकते हो, लेकिन आप अलग से कोई एक्ट वगैरह यूज मत करो। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के, असंवैधानिक कह के हटा दिया ये सेक्शन। तो ये था सारा मामला। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इसके लिए भी भाई साहब स्पेशल लेक्चर बना हुआ, पॉलिटिक या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर देखना आप। बस हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी इसलिए न्यूज़ में आया, नेवी आर्मी एयरफोर्स की एक कंबाइंड एक्सरसाइज हुई, कंबाइंड एक्सरसाइज। ये देखा जा रहा है एक तरह से लैंडमार्क एक्सरसाइज देखी जा रही है, क्योंकि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने जा रहे हैं ना, उसके लिए 3 सर्विस कैसे काम करेंगी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब ये है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के सैनिक आएंगे, तीनों के सैनिक की मिला के एक कमांड होगी, एक तरह से बटालियन, जैसे कुछ सोल्जर होते हैं और एक ही कमांडर के अंदर काम करेंगे। तो बैकग्राउंड यही है, देखो अभी तक 19 मिलिट्री कमांड है इंडिया के पास, जिनमें से 17 सर्विस ओरिएंटेड है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिनमें से 7 आर्मी और एयरफोर्स के पास हैं और 3 है नेवी के पास सर्विस ओरिएंटेड कमांड, लेकिन इंटीग्रेटेड कमांड नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी ट्राई सर्विस की इंटीग्रेटेड कमांड, जैसी ट्राई सर्विस की मतलब है नेवी आर्मी एयरफोर्स से सोल्जर आते हैं, ऐसी एक कमांड है अंडमान निकोबार में, और उसके साथ साथ स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड भी है, अंडमान निकोबार में है ये कमांड, अंडमान निकोबार कमांड ही है इसका नाम। तो ये है। नेक्स्ट क्या है, अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होती क्या है, देखो तीनों सर्विस को मिला के एक कमांड बनाएंगे जो सिंगल कमांडर के अंदर काम करेगी। कहने का मतलब ऑफिसर होते हैं ना, कमांडर, कमांडर ऑफिसर होंगे, तीनों सर्विस से आएंगे और ये कमांड देगा एक ही ऑफिसर। अभी तक क्या होता है, हर एक नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, हर एक फोर्स की अलग अलग से कमांड है, अलग अलग कमांडर होते हैं, अलग अलग सैनिक हैं इनमें, कहीं लड़ना है तो अलग अलग वो डायरेक्शन देंगे। तो इसलिए लाया गया कि तीनों सर्विस की एक कमांड हो और वो इंडिविजुअल सर्विस के लिए आंसरेबल ना हो, मतलब ऐसा ना हो कमांडर अलग से नेवी को अलग से अपना बताए क्या क्या किया है मैंने, एयरफोर्स को अलग से बताए और आर्मी को अलग से बताए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आंसरेबल सिर्फ इंडिविजुअल सर्विस के लिए होगी, किसी एक को देगा ये आंसर की क्या हुआ है, क्या लड़ाई में क्या किया, क्या नहीं किया है। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का ये आइडिया आया कहाँ से, देखो इसलिए आया ये क्योंकि इससे क्या है, बेटर प्लानिंग और मिलिट्री रिस्पॉन्सेज क्या है, इम्प्रूव हो सकते हैं। कहने का मतलब मान लो जब लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो आर्मी अलग से लड़ रही होती है, नेवी अलग से लड़ रही होती है, एयरफोर्स अलग से, तो इन तीनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता, सहयोग नहीं होता। किसी को, आर्मी को ना तो नेवी के बारे में पता होता कि इनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने हथियार हैं, कितने वो हैं, ना नेवी को आर्मी के बारे में, ना आर्मी को एयरफोर्स के बारे में, ना एयरफोर्स को इन दोनों के बारे में। तो ये क्या है, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए ये सब कुछ सिस्टम लाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ऐसा नहीं है इंडिया में पहली बार कर रहे हैं इसे, और भी कंट्रियों के पास ऐसी फोर्सेज हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जैसी। तो ये सिस्टम क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हैं सफिशिएंट सिस्टम सही से काम करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम रिसोर्सेज अच्छे से यूज किए जाएँ, इसलिए यूनिफाइड किया जा रहा है इनको। और फ्यूचर जैसे वार हो, मान लो युद्ध हो किसी कंट्री के साथ, तो फाइटिंग के लिए यूनिफाइड अप्रोच हो, तीनों सेना एक साथ मिलकर लड़े, सामना करें। प्रपोजल क्यों रखा था ये, देखो प्रपोजल इसलिए रखा था जब कारगिल बैटल हुई थी 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। कारगिल है जम्मू कश्मीर के पास, एक प्लेस का नाम है। तो कारगिल को एक तरह से कब्जा कर लिया था किसने, पाकिस्तान की आर्मी ने। तो फिर ये वार हुआ था, कारगिल वार। उस टाइम में ये देखने को मिला था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो कहीं कोऑर्डिनेशन दूर दूर तक भी नहीं है, किसके पास कौन से हथियार है, कौन सा कहाँ चल रहा है, ये है ही नहीं। तो इसलिए ये कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी इस युद्ध के बाद, पाकिस्तान को हरा दिया था इंडिया ने, पाकिस्तान हरा के इंडिया जीत गया था इस कारगिल वार में। लेकिन फिर ये कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी एक, उसने कहा कि भाई साहब ऐसी कोई कमांड होनी चाहिए। उसके बाद एक नरेश चंद्र कमेटी भी बैठी थी, उसने भी रिकमेंडेशन किया था, सिफारिश दी थी। एक DB सेकेतकर कमेटी बैठी थी लेफ्टिनेंट जनरल के अध्यक्षता में, उसने भी रिकमेंडेशन किया था कि एक CDS की पोस्ट हो, मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ की एक पोस्ट हो और थिएटर कमांड हो। तो इनका रिकमेंडेशन किया था। उसके बाद से ये गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ ऐसा हम कमांड फ्यूचर में बनाएंगे, तो ये अभी प्रपोजल रखा है। और CDS क्या है, ये
उसके इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड वाला लेक्चर है, उसी में है CDS के बारे में। तो लेक्चर जरूर देखना आप, अगर नहीं देखा है तो, भूल गए तो रिवाइज करना। पॉलिटी की प्लेलिस्ट या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यही टॉपिक थे आज के। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं, किस किस का इंश्योरेंस किया जाता है इसके द्वारा। आपको बताना करेक्ट कौन सा है। मतलब ये जो संस्था है, सेंटर है, कॉरपोरेशन है, किस किस का इंश्योरेंस करती है। फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, जो भी विदेशी बैंक इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस करती है क्या। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं उनका। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, प्राथमिक सहयोगिता सोसाइटीज़ जो होती हैं, या लोकल एरिया बैंक जो होते हैं, किस किस का बताना है। ये इंश्योरेंस करता है, बीमा करता है ये कॉरपोरेशन। 1 ओनली, 1 2, 1 2 4 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनका नहीं करता, बाकी सबका करता है। सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD के बारे में करेक्ट बताना। स्पेशल लेक्चर लेके भी पढ़ाया है इसको, और कई बार, हर बार लगभग न्यूज़ में रहा है, महीने में 2-3 बार न्यूज़ में रहता है, और हर बार पढ़ा है हमने। आपको बताना है करेक्ट कौन सी इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट। जो OECD है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट सरकार इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इस संस्था में। और हाई इनकम इकोनॉमीज के एक मेंबर हैं इसके, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं, और जिनकी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। OECD क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है OECD को। और OECD के पास पावर है कि जो भी इसका डिसीजन है, अपने मेंबर हैं जो इसके सदस्य हैं उसके ऊपर इन्फोर्स कर सकता है, मतलब लागू कर सकता है फोर्सफुली। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है इसमें। 1 ओनली, 1 2 ओनली, 1 3 ओनली, या फिर 1 2 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इन्फोर्स नहीं कर सकता। कह सकता है मेंबर को आप इस डिसीजन को मानो, वो मेंबर के डिस्क्रिशनरी पावर है, वो माने या ना माने, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। बाकी के दो बिल्कुल सही हैं, 1 और 2, बी आंसर हो जाएगा। 1961 में बनाई थी ये। हाई इनकम जो कंट्री है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री, वो इसके मेंबर हैं। पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये रिकमेंडेशन करता है, अगर मान लो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है तो ये रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश देता है। तो ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है ये वाला डायरेक्टर, आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर, ये आता है भाई साहब आंसर ए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ये रिकमेंडेशन करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी होती है जब, और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ये फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये काम किसके अंदर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, इकोनॉमी की प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें 2-3 मिनट का लेक्चर होगा, वहाँ से देखना। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेजेंटली आपको ये बताना है कि हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से कॉन्टिनेंट में, मतलब कौन सा महाद्वीप ऐसा है, कॉन्टिनेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ के आदमी। बताओ कौन से मेहनत कर रहे हैं। एशिया के आदमी मेहनत कर रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने में, साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, अफ्रीका के। ये भाई साहब देखो पहले एशिया था, लेकिन अब अफ्रीका आ गया। अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, तो इसका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है फुट लूज इंडस्ट्रीज़ के कौन से एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसमें दिया हुआ है कौन कौन सी फुट लूज इंडस्ट्रीज़ हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड में प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कंप्यूटर चिप बनाने वाली जो कंपनी है, या सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज फैक्ट्री है, कौन सी है बताओ। 1 2 3 4 5 यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, या फिर है 1 2 4, या फिर 3 5, या 2 3 5। देखो भाई साहब ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है ये नहीं है, सीमेंट इंडस्ट्रीज नहीं है। 3 और 4, 3 और 5 जहाँ पे वो हटा दो, 5 इसमें है, ये हट गया, ये हट गया, इसमें 3 है, ये 5 है, ये हट गया, यानी कि 1 2 4 करेक्ट आंसर है हमारा। देखो फुटलूज इंडस्ट्री वो होती हैं जिन्हें रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं होती। कहने का मतलब ये है इन्हें कहीं पे भी बनाया जा सकता है, शहर में बना लो, गांव में बना लो, कहीं पे भी, ये रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज है, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कैसे, रॉ मटेरियल तो उनके भी लिए चाहिए लेकिन हैवी नहीं होता वो। जैसे सीमेंट को बनाना तो पत्थर वगैरह चाहिए, लाइमस्टोन वगैरह चाहिए, उन्हें रोड़ी, मतलब ये उठा के आप बताओ, अगर रॉ मटेरियल मिलता है यहाँ पे इंडिया के, मान लो आपको कोई भी, मान लो झारखंड में मिलता है, और इंडस्ट्रीज बना दे कहाँ पे, झारखंड के अलावा बना दे इंडस्ट्रीज तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, अब आप ही बताओ इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। झारखंड से लेके जाएंगे पत्थर और यहाँ पे सीमेंट कंपनी को यहाँ पे डिलीवरी करेंगे। तो ऐसी फुट लूज इंडस्ट्रीज नहीं होती, क्योंकि इन्हें ये रॉ मटेरियल के पास जहाँ पे कच्चा माल मिलता है वहीं पे एस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं।
लेकिन जिन्हें कहीं भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। जैसे मान लो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल बनाने वाली कंपनी अपने शहरों में भी देखी होगी, कहीं पे भी सेटअप कर देते हैं इसे, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। डायमंड इंडस्ट्री को भी कहीं पे भी कर देते हैं, और कंप्यूटर चिप वाली को भी। तो ये ऐसी फुट लूज इंडस्ट्री होती है जिन्हें कहीं पे भी सेटअप किया जा सकता है, रॉ मटेरियल के पास सेटअप करना जरूरी नहीं होता इन्हें। तो 1 to 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये डेफिनेशन है, फुटलूज इंडस्ट्री जनरल टर्म है, ऐसी इंडस्ट्री जिन्हें कहीं पे भी लोकेटेड किया जाता है एनी लोकेशन पे, विदाउट इफेक्ट फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चलते हैं, यही था इसके बारे में, और टॉपिक भी भाई साहब यही थे, आज के यही टॉपिक हैं। तो यहीं पे समाप्ति की घोषणा की जाती है आज की।